ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, बदन पे सितारे लपेटे हुए, मान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने। तुमने पुकारा और हम चले आए, दीवाना हुआ बादल। तो शमी अंकल की एक बात थी कि हर रिकॉर्डिंग में उनकी जो भी अपने गाने होते थे, हर रिकॉर्डिंग में वो मौजूद रहते थे। और हमेशा की तरह इस गाने की रिकॉर्डिंग के दिन भी शम्मी कपूर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मौजूद थे। रिहर्सल हो चुकी थी, बस रफ़ी साहब फाइनल रिकॉर्डिंग के लिए आने ही वाले थे। तभी शम्मी कपूर संगीत निर्देशक ओपी नैयर के पास पहुंचे और एक गुजारिश की। नैयर साहब, मैं चाहता था कि ये गाना जिस आखिरी लाइन पे ख़त्म हो रहा है ना, उसे 2-3 बार रिपीट किया जाए। ओपी नैयर को ये बात अच्छी नहीं लगी। ऐसा पहली बार था जब कोई एक्टर सीधे उनके काम में दखल दे रहा हो। ये वही नैयर थे जिन्होंने 50 के दशक में अपनी रोमांटिक धुनों से सनसनी मचा रखी थी। बड़े बड़े गायक और गायिकाएं उनके सामने नतमस्तक रहते थे। अगर यहाँ कोई छोटा मोटा एक्टर होता तो वो उसे झाड़ देते या भगा भी देते, लेकिन शम्मी कपूर उस दौर के नामी कलाकार तो थे ही, ऊपर से जिस मोहम्मद रफ़ी के साथ नैयर की संगीतकारी ने धूम मचाई थी, उनमें सबसे ज़्यादा गाने शम्मी कपूर के ऊपर भी फिल्माए गए थे। गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल, हो तेरा तो हमने लाख हंसी देखे हैं। और रफ़ी साहब ने तो खैर गाया ही था सबसे ज़्यादा शम्मी कपूर के लिए। तो ओपी नैयर ने कोई नाराज़गी तो नहीं दिखाई, पर साफ तौर पर मना कर दिया और कहा, रिपीट क्यों, इससे तो मेरा गाना ही खराब हो जाएगा। दोस्तों, ये बात सुनने में छोटी लग रही होगी, लेकिन ये घटना हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास में दर्ज है, क्योंकि ये गाना भी हिंदी रोमांटिक गानों के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ने वाला था। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने। और खुद रफ़ी साहब के बेटे शाहिद रफ़ी की जुबान सुनिए कि शम्मी कपूर ऐसा क्यों चाहते थे। तो नैयर साहब के पास शमी अंकल गए और कहा कि नैयर साहब, ये जो लास्ट में जो है ना, तारीफ करूं, इसको रिपीट करिए। तारीफ करूं क्या उसकी, इसको रिपीट करिए। तो मैं क्या मतलब हर तारीफ पे मैं अलग अलग किस्म के डांस करूंगा, ये सब। नैयर साहब, ही वाज वेरी डिसिप्लिन पर्सन, तो बोले नहीं नहीं नहीं, मेरा गाना खराब हो जाएगा। लेकिन ओपी नैयर ने जब मना कर दिया तो शम्मी कपूर निराश अपना सा मुंह लेकर बैठ गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई संगीतकार उनकी बात इस तरह से खारिज कर देगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि बॉलीवुड में शम्मी कपूर उन विरले एक्टर्स में रहे हैं जिन्होंने कभी किसी डांस डायरेक्टर के इशारे पर काम नहीं किया। उनकी कई फिल्मों में कोरियोग्राफर होते भी थे, लेकिन निर्माता निर्देशक उन्हें समझा देते थे कि शम्मी जैसे नाचें गाएं, उन्हें उन्हीं के स्टाइल में एक्ट करने देना। और शम्मी ने अपने हाव भाव और गानों पर एक्ट करने की अपनी खास स्टाइल डेवलप कर ली थी, जिसे उन दिनों शम्मी स्टाइल कहा जाता था। इस फिल्म के निर्देशक शक्ति सामंत ने वैसे तो सूर्य कुमार को बतौर कोरियोग्राफर रखा था, पर उनका काम दूसरे एक्टर्स पर फोकस करना था। शम्मी कपूर को नचाने की न तो उनमें कुव्वत थी और ना ही सामंत शम्मी से कोई डिफरेंट एक्ट कराना चाहते थे। ऐसे में शम्मी के ऊपर अब दोहरी जिम्मेदारी थी, एक तो लीड एक्टर की और दूसरा अपने गानों में खुद को डायरेक्ट करने की। गानों की लिरिक्स पढ़कर और रिहर्सल में सुनकर उन्होंने इस पर अपने स्टेप भी गढ़ने शुरू कर दिए थे और आखिर में इस गाने को कुछ प्लेफुल अंदाज में खत्म करना चाहते थे। लेकिन अब जब नैयर ने मना कर दिया तो उनका मूड खराब हो गया। इतने में रफ़ी साहब स्टूडियो में आए और उन्होंने शम्मी से पूछा। तो रफ़ी साहब अब्बा हमारे बोले, वो की होया? तो शमी अंकल ने कहा कि यार रफ़ी साहब, मुझे जो तारीफ है आखिर में खत्म हो गया। हाँ, बोले मैं चाहता हूँ कि रिपीट हो। वो रिपीट होगी तो मैं अपना हर तारीफ पे अलग अलग किस्म के डांस करूंगा, दिखाऊंगा, ये तो अच्छा लगेगा। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है? तो बोले नैयर साहब नहीं बोलते, वो ठहर जा। मोहम्मद रफ़ी की तब तक शम्मी कपूर के साथ ट्यूनिंग इतनी फिट हो चली थी कि वो भी शम्मी कपूर के हाव भाव और एक्टिंग को अच्छी तरह समझते थे।
कई गानों में तो रफ़ी साहब ने पहले से अंदाजा लगाकर गाया कि फला अंतरे पर शम्मी कपूर का हाव भाव क्या होगा। जब शम्मी कपूर ने पूरी बात बताई तो मोहम्मद रफ़ी सीधे ओपी नैयर के पास पहुंचे। तो नैयर साहब के पास गया, बोले कि वो जब कह रहा है तो उसको करने दीजिए, मतलब वो अपना वो चाहता है कि मतलब 4-5 बार अपना तारीफ करूं तो मैं डांस करूं ये सब। और नहीं नहीं, बोले नैयर साहब गाना आपने बनाए, राइट, गाने वाला मैं हूँ, डांस तो इसको करना है, क्या बात। तो करने दीजिए, जो भी है देखा जाए। रफ़ी साहब ने यहाँ तक कहा कि मैं आखिर तक धुन, राइमिंग सब कुछ संभाल लूंगा, बस आप वो जैसा कह रहा है रिकॉर्ड करने दीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो बाद में हटा देंगे। अब नैयर मोहम्मद रफ़ी की बात को टाल नहीं सकते थे। हालांकि उन्हें रेपिटेशन का लॉजिक समझ नहीं आया, फिर भी उन्होंने मजबूरी में हाँ कर दी। और जब रफ़ी साहब ने माइक संभाला, रिकॉर्डिंग शुरू हुई, साज बाज बजने लगे, तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि मामूली सा दिखने वाला ये गाना हिंदी सिनेमा के इतिहास का सबसे रोमांटिक, सबसे पॉपुलर, सबसे अल्हड़ और सबसे बिकने वाला गाना बन जाएगा। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग फिल्म कश्मीर की कली 20 नवंबर 1964 को रिलीज हुई थी और इसने पर्दे पर जो धूम मचाई वो तो अलग ही कहानी है। इसका साउंड ट्रैक चार्ट बस्टर साबित हुआ। निगाहों निगाहों में जादू चलाना। रेडियो सिलोन से लेकर गली नुक्कड़ चौराहों तक, स्कूल कॉलेज से लेकर पार्टी फंक्शन तक इस फिल्म के गाने ही गूंजते रहे। और सबसे खास था ये गाना जिसे मोहम्मद रफ़ी की जादुई आवाज़ ने जितना रोमांटिक बनाया था, शम्मी कपूर की खिलंदड़ अदाओं ने उतना ही प्लेफुल बना दिया। तारीफ करूं क्या उसकी, तारीफ करूं क्या उसकी, तारीफ करूं क्या उसकी। वैसे तो फिल्म में कुल 9 गाने थे जिन्हें एच.एस. बिहारी ने लिखा था और लीजेंड म्यूजिशियन ओपी नैयर ने धुनें तैयार की थी, लेकिन आशा भोसले की आवाज में रिकॉर्ड 2 गाने फिल्म से हटा दिए गए क्योंकि शक्ति सामंत को लगा कि गाने कुछ ज्यादा ही हो गए हैं, जिससे स्टोरी फ्लो टूट न जाए। इस फिल्म और इसके गानों की एक खूबसूरती ये भी रही कि तब तक हिंदी सिनेमा में जितने भी रोमांटिक गाने रिकॉर्ड हुए वो या तो स्टूडियो सेट पर या फिर किसी हिल, नदी, तालाब वगैरह के किनारे शूट हुए, लेकिन पहली बार किसी लोकेशन थीम पर न केवल फिल्म बन रही थी बल्कि हर गाने से कश्मीर की खूबसूरती और कश्मीरी छटा बिखर रही थी। वैसे शक्ति सामंत ने इस फिल्म के लिए संगीतकार के तौर पर सबसे पहले शंकर जयकिशन को चुना था, लेकिन कहते हैं कि शम्मी कपूर के कहने पर ही ओपी नैयर को इसके संगीत की जिम्मेदारी दी गई। और इसके पीछे वजह एक ही थी कि नैयर साहब की धुनों पर मोहम्मद रफ़ी ने अब तक जितने गाने गाए थे उनमें से अधिकांश सुपरहिट रहे थे और कई तो कल्ट सॉन्ग निकले। वैसे तो कश्मीर में इससे पहले भी फिल्में शूट हुई थीं, लेकिन इस फिल्म ने जिस भव्य और व्यापक तरीके से कश्मीर की वादी को कैमरे में कैद किया, उसने आगे कई फिल्मकारों के लिए कश्मीर को एक बड़ा शूटिंग डेस्टिनेशन बना दिया। इसके गानों की रिकॉर्डिंग से पहले शक्ति सामंत ने भी रफ़ी साहब से गुजारिश की थी कि रफ़ी साहब कुछ इस तरह गाइए कि कश्मीर की खूबसूरत वादियों की महक गानों में उतर आए। रफ़ी साहब तब एक्टर्स की पर्सनैलिटी देखकर गाने के लिए मशहूर थे ही। उन्होंने इस फिल्म के गानों में आवाज़ के जरिए जो लोच लचक पैदा की वो वाकई किसी करिश्मे से कम न था। शर्मिला टैगोर को जब इस फिल्म के लिए साइन किया गया तब उनकी उम्र मात्र 15-16 साल थी। हालांकि फिल्म पूरा होते होते वो 20 साल की हो गई। इस दौरान 15 साल बड़े, खासकर मोटे और हैवी कदकाठी वाले हीरो के साथ एक्टिंग में वो थोड़ा असहज दिखी, लेकिन ये तमाम असहजता और डिस्पैरिटी ओपी नैयर की खनकती धुनों और रफ़ी साहब की जादुई आवाज़ में गुम हो गई। मोहम्मद रफ़ी ने शम्मी कपूर के लिए 4 सोलो और आशा भोसले के साथ 3 डुएट गाए थे और सारे गाने हिट हुए। क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तो दोस्तों, इस गाने और इसकी सुनहरी यादों के साथ आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो कीजिए ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर डालिए। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।